हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू एजुकेशन चैनल में। तो आज का हमारा वीडियो है अ लेटर टू गॉड चैप्टर का पोयम फायर एंड आइस। तो ये एनसीईआरटी का क्लास 10th का इंग्लिश बुक का सीरीज चल रहा है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। उसका पोयम है फायर एंड आइस। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, नेशनल या इंटरनेशनल। एनसीईआरटी का इंग्लिश बुक का सीरीज चल रहा है क्लास 10th का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। ठीक है, जिसका पोयम है फायर एंड आइस। उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, साथ में कुछ वोकेबलरी भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो आज का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब एक ऐसा अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक ऐसा बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट का जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी प्लान होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उन सारे प्रोग्राम्स को रेगुलेट करता है और उसके डेवलपमेंट में काम करने वाली ये अथॉरिटी है, जिसको हम लोग हिंदी में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भी कहते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखो इसको कब बनाया गया था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसको बनाया गया था 1999 में, और इसको ओन करता है, इसको जो मतलब कि रेगुलेट करने का काम जो करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया में। ठीक है, इसका देखो इसका काम क्या है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसके बारे में मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ स्टेचुटरी बॉडी अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक स्टेचुटरी बॉडी है ये, मतलब कि स्टेचुटरी बॉडी का मतलब होता है कि पार्लियामेंट में कानून बना करके पास करना, जिसको संविधान में नहीं लिखा हुआ रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उस बॉडी को हम बोलते हैं जिसके बारे में संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ रहता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बना करके उसको पास कर दिया जाता है तो ऐसे कानून को हम लोग बोलते हैं स्टेचुटरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है। इसका जो टास्क क्या होता है, इसका जो काम है और रेगुलेट करना, मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी काम करने वाली एजेंसी है उसको रेगुलेट करना, उनको लाइसेंस देना, और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए ये काम करता है। इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये काम करता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है, उसको लाइसेंसिंग देने का काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जैसा कि जाना कि जो हमारा ये IRDAI जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। तो हम लोग चल के एक बार देखते हैं कि हैदराबाद कहाँ पर है। ये देखो, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है ना, ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ से लेकर के लद्दाख से लेकर के नीचे तमिलनाडु तक, और इधर गुजरात से लेकर के इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश तक। तो हम लोग यहाँ पर आकर के देखते हैं हैदराबाद कहाँ पे। देखो ये हैदराबाद यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है, जो कि ये तेलंगाना का कैपिटल है। तो सब लोगों को पता ही है, नहीं पता है तो एक बार मैं यहाँ पर रिकॉल कर देती हूँ। पहले तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश था वो एक ही स्टेट हुआ करता था, आंध्र प्रदेश। लेकिन आंध्र प्रदेश को काट के तेलंगाना यहाँ पर बनाया गया, जिसका ये जो हैदराबाद कैपिटल रखा गया। ठीक ना, तो कैपिटल यहाँ पर तेलंगाना का हैदराबाद है, और तेलंगाना एक न्यू स्टेट है जिसको अभी अभी नया नया बनाया गया है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो तेलंगाना है उसको कितने स्टेट की बाउंड्री टच करता है। ठीक है, तो तेलंगाना को एक महाराष्ट्र, और उसके बाद छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद फिर तमिलनाडु, कर्नाटका, ये इतने स्टेट जो है वो तेलंगाना की बाउंड्री को टच करता है। उसमें से कौन कितने हैं उसको हम लोग एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 स्टेट की बाउंड्री जो है वो तेलंगाना स्टेट को टच करती है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग आते हैं फायर एंड आइस। तो देखो यहाँ पर एक जो पोयम है, इस पोयम को मैं एक बार रीड करती हूँ। ठीक है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो आग से खत्म होगी। ठीक है ना, सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि वो आइस से खत्म हो जाएगी। ठीक है, बर्फ से खत्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने अपनी इच्छाओं से क्या चखा है, मैंने अपनी इच्छाओं से क्या चखा है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। आई होल्ड विथ दोज हु
फेवर फायर। तो मैं उनके साथ उनको समर्थन करता हूँ जो कहते हैं कि वो ये दुनिया जो है वो आग से खत्म हो जाएगी, उनको मैं फेवर करता हूँ। तो यहाँ पर आग का जिक्र जो है वो पोयम ने इस तरह से किया है कि आग को बताया है इच्छाएं, ठीक है। क्योंकि इच्छा जो होती है, जो लालच जो होती है, वो दुनिया में मतलब कि अंत का कारण बनेगा। कहने का मतलब है कि जितनी भी चीजें इस दुनिया में आई हैं उसको एक न एक दिन खत्म होना है। मतलब अगर पृथ्वी भी बनी है तो पृथ्वी भी एक न एक दिन खत्म होगी, तो किसी न किसी चीज को खत्म होने का कोई ना कोई कारण तो होता है। तो इस पोयम में जो फायर है, उस फायर को कहने का मतलब है, जो पोएट है उस फायर को एक इच्छा और लालच के फॉर्म में फायर को यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट इफ इट हैड अ पेरिस ट्वाइस, ठीक है, अगर इसको दोबारा मरना पड़े, मतलब अर्थ को अगर दोबारा मरना पड़े, वर्ल्ड को दोबारा मरना पड़े, तब क्या होगा। आई थिंक आई नो इनफ टू हेट, मैं घृणा हेट के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ। इच्छाएं जो है वो तो है ही, लालच जो है वो तो है ही, लेकिन घृणा और नफरत को भी मैं बहुत अच्छा से जानता हूँ। यहाँ पर नफरत और घृणा को ठंड मतलब आइस के साथ में, मतलब बर्फ के साथ में यहाँ पर रिलेट किया गया है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, तो हम कह सकते हैं कि विनाश का कारण आइस भी बन सकता है, बर्फ भी बन सकता है। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, मतलब कहने का मतलब हो रहा है कि दुनिया का विनाश के लिए आइस भी, ठंड बर्फ भी पर्याप्त होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर दो चीजों के बारे में बताया गया है, एक फायर के बारे में बताया गया है और एक आइस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर फायर के बारे में कहने का मतलब है, जो पोएट का कहने का मतलब यहाँ पर है फायर, कि लोभ, लोभ और इच्छा इतनी ज्यादा है आज के समय में लोगों के अंदर कि ये दुनिया को बर्बाद करने के लिए काफी है। साथ में घृणा और नफरत भी इतना ज्यादा है लोगों के अंदर, मनुष्य के अंदर, कि मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन है। तो जब मनुष्य मनुष्य की एक दूसरे का दुश्मन बना रहेगा, इतना घृणा करेगा, तो एक न एक दिन मनुष्य ही मनुष्य का नाश कर देगा। तो यहाँ पर फायर का मतलब हो गया आपका इच्छा और लालच, और यहाँ पर आइस का मतलब यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका मतलब हो जाता है घृणा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो पोयम है, इस पोयम में इतनी ही बातें की जा रही है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पोएट का है वो है यहाँ पर, उसको हम लोग एक बार रीड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये दुनिया खत्म होगी, ठीक है ना। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, क्या आप सोचते हैं कि दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। हैव यू एवर थॉट what would happen if the sun gets so hot that it bursts or grows colder and colder। कहने का मतलब है कि बोला जा रहा है, हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी सोचा है, आपने कभी सोचा है, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर जो सूरज है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और फटने लगेगा और बढ़ने लगेगा, जैसे कि एकदम कोल्डर से कोल्डर, एकदम बहुत ज्यादा ठंडा से ठंडा हो जाएगा, या तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा जिससे फटने लगेगा, या तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा जैसे कि वो मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए या फिर एनर्जी देने के लिए सक्षम नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो एक बार सन के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। ये तो ऐसे ये साइंस की चीजें हैं, फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। जब मैं साइंस का लेक्चर लूंगी उस समय मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो हम जिस प्लेनेट में रहते हैं वो प्लेनेट है हमारा अर्थ, पृथ्वी, जिसमें मतलब कि हम लोगों का जो ये सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम जो हमारा सन के चारों तरफ जो हमारे घूमता है प्लैनेट्स में, जीवन सिर्फ हमारे प्लैनेट पे ही है, अर्थ पे ही है। तो अर्थ प्लैनेट पे लाइफ होने का सबसे बड़ा कारण है सन, क्योंकि सन जो एनर्जी पृथ्वी को देता है, उस एनर्जी से पृथ्वी क्या करता है, अपने आप को मतलब कि रिप्रोड्यूस करते रहती है चीजों को, मतलब जीवन इसी पर निर्भर करता है। जैसे मैं आप लोगों को छोटा सा एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे कि अगर एक मनुष्य किस चीज पे निर्भर है, मान लीजिए कि हम मनुष्य हैं, हम किस चीज पे निर्भर है, हम खाना पे निर्भर करते हैं, बाकी सारी चीजों को छोड़ो, मतलब बेसिक चीजें क्या होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन सबसे अगर प्राइमरी में देखा जाए, सब प्रायोरिटी देखा जाए, तो हमारे लिए रोटी होता है। तो रोटी रोटी मतलब खाना, खाना हमको कहाँ से मिलता है, खाना हमको मिलता है पेड़ पौधों से और जानवरों से, ठीक है ना। जो नॉन वेजिटेरियन होता है, जो वेजिटेरियन होते हैं उनको मिलता है खाना
पौधों से। और पौधों को खाना कहाँ से मिलता है? पौधों को खाना मिलता है सूरज से मिलता है, सूरज की रोशनी से मिलता है। और जो भी मिनरल्स वगैरह उनके जड़ के नीचे से पानी से, और जो भी मिनरल्स वगैरह मिलता है वो मैं साइंस में पढ़ाऊंगी क्लियर तरीका से। लेकिन मेन सोर्स ऑफ फूड जो होता है पौधों का, वो सन होता है। अगर पृथ्वी पे अगर सन अगर जिस अमाउंट में आता है, मतलब सूरज की एनर्जी, सूरज का जो ऊर्जा जिस अमाउंट में, जिस जितने अमाउंट में पृथ्वी पर पड़ता है, अगर नहीं पड़ेगा तो पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे। जब पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे मतलब पौधे बनेंगे ही नहीं। और जब पौधे नहीं बनेंगे तो पौधे पे जीव डिपेंडेंट रहने वाले जीव जंतु वो भी नहीं होंगे। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि सूरज की रोशनी से जो एनर्जी मिलती है पृथ्वी को, अगर नहीं मिलेगी तो पृथ्वी पर जीवन जीवन एकदम ही मतलब कि पॉसिबल नहीं है, जीवन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब मैं साइंस का लेक्चर लेना स्टार्ट करूंगी, साइंस का सीरीज स्टार्ट होगा, तब मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एकदम क्लियर तरीका से पढ़ाऊंगी। अब हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में आते हैं। तो है यहाँ पर आंसर, उसको देखो। देयर आर डेफिनेटली मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल इंडियाज, सॉरी, हाउ द वर्ल्ड विल एंड। ठीक है ना, दुनिया कैसे खत्म होगी उसके बहुत सारे मतलब कि आइडियाज है। ठीक है, आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे। मैं विश्वास करता हूँ कि एक दिन दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी। एज एनीथिंग दैट हैज अ बिगिनिंग विल हैव एन एंड। जिसकी शुरुआत हुई है उसका खत्म होना ही है, ऐसा ही होता है। दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। दुनिया के लिए भी ये सत्य साबित होता है। ठीक है, जब कोई भी चीज, अगर मान लो हम जैसे कि हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु होगी, उसी तरीका से जितनी भी चीजें यहाँ पर, पेड़ हो, पौधा हो, जीव हो, जंतु, जितनी भी चीजें हैं, अगर वो उसकी उत्पत्ति होती है तो उसका विनाश भी और उसका अंत भी होता है। उसी तरह अगर पृथ्वी है, दुनिया है, तो इसका भी अंत होगा। इफ द सन गोट सो हॉट दैट इट ब्रस्ट। अगर सूरज बहुत ज्यादा गर्म हो जाए और फटने लगे, द होल ऑफ द अर्थ वुड पेरिस। तो दुनिया, मतलब कि कहने का मतलब है द होल ऑफ द अर्थ वुड पेरिस इमिडिएटली। मतलब पूरी दुनिया जो है 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। एज नो पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बियर द हीट ऑफ द इंटेंसिटी। मतलब कि सूरज का जो रोशनी का जो तीव्रता है और जितनी उसकी हीट है, जितनी उसकी गर्माहट है, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता जो है वो अर्थ में नहीं है। बट इफ द सन ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर एवरीथिंग विल कम टू एन एंड, एज विदाउट सनलाइट लाइफ विल एंड। ठीक है, तो कहने का मतलब बोल रहा है, अगर सूरज अगर बढ़ने लगे और बहुत ज्यादा कूल और कोल्डर एंड कोल्डर होने लगे, बहुत ज्यादा ठंड और ठंड में आ जाए, तो क्या होगा? एवरीथिंग विल कम टू एंड। सब कुछ अपने आप में खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिना सनलाइट का लाइफ हो ही नहीं सकता है, लाइफ अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल में समझाया, अगर सूरज की पर्याप्त एनर्जी अगर प्लैनेट पे नहीं पड़ेगी तो प्लैनेट पे रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, किसी भी चीज का जीवन संभव नहीं है। तो अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो फट के मर जाएंगे, और अगर बहुत कम रहेगा, अगर वो उसको एनर्जी मिलेगी ही नहीं, सूरज की रोशनी मिलेगी ही नहीं, तो ये जितनी भी ये जो मतलब कि घटना चक्र होता है ये नहीं हो पाएगा और पृथ्वी अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इसको समझो। फॉर फ्रोस्ट, फ्रोस्ट जो है वो हमारे पोएट है। ठीक है ना। व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। उन्होंने फायर एंड आइस को क्या कहा है, किस तरीका से उसको बताया है फायर एंड आइस को। हियर आर सम आइडियाज। यहाँ पर कुछ आइडियाज दिया हुआ है, कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको हमको रीड करके आगे बढ़ना है। जैसे ग्रीड, ग्रीड मतलब लोभ होता है। एवरिस मतलब भी लोभ होता है। क्रुएलिटी, क्रुएलिटी मतलब किसी को कष्ट देना। लस्ट मतलब होता है अभिलाषा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। फरी मतलब होता है क्रोध। इनटॉलरेंस मतलब होता है बर्दाश्त नहीं करने की क्षमता। रिजिडिटी का मतलब होता है एकदम ढीठ बन जाना, थत्थर बन जाना, मतलब हमारे लोकल लैंग्वेज में जैसे अपन बात करते हैं वैसे में। इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी का मतलब होता है एक मनुष्य जो भावनाहीन है, जिसके अंदर सेंसिटिविटी ही नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है किसी के अच्छे से बुरे से, कोई क्या फील कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उनके मन में जो आएगा सो करेंगे, उनको सामने वाले से कोई लेना देना नहीं होता है। कोल्डनेस, एकदम ही बहुत ज्यादा एकदम नरम दिल। ठीक है। इनडिफरेंस मतलब जिसके ऊपर में डिफरेंस करना मुश्किल है। और हेटेड मतलब नफरत। ठीक है, तो इसके आंसर में देखो क्या लिखा हुआ है, जो कि हमारे जो पोएट हैं फ्रोस्ट साहब,
उनके द्वारा फायर एंड आइस को किस तरह से बताया गया है, उसके आंसर के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर आंसर में देखो क्या बोला जा रहा है, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड। फायर को एक लालच की तरह बताया है कवि ने, ठीक है ना। लालच हो गया, एवराइस हो गया, लस्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया एंड फरी हो गया, ठीक है। इस तरीका से ये फायर को बताए हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने फर्स्ट में भी आप लोगों को बताया था। और यहाँ पर आइस को बताया गया है स्टैंड फॉर क्रुएलिटी, मतलब क्रुएलिटी का मतलब कि आइस को घृणा के, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, फायर को मतलब कि इच्छाएं और लालच के रूप में दिखाया गया है। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इसके लिए यहाँ पर पर्याप्त बैठते हैं। और आइस को घृणा के लिए बताया गया है, नफरत के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर देखो क्रुएलिटी मतलब नफरत है, तो क्रुएलिटी आएगा, परेशान किया जाएगा। इनटॉलरेंस रहेगा, रिजिडिटी रहेगा, इनसेंसिटिविटी रहेगा, कोल्डनेस रहेगा, इनडिफरेंस रहेगा और हैटर्ड रहेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? अगर मान लो यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया है या फिर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर बोला जा रहा है, व्हाट इज द रिदम स्कीम फॉर पोएट पोयम, ठीक है ना। रिदम स्कीम जो है वो क्या है पोयम का, ये सवाल पूछा गया है। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंस्ट्रक्टिंग आइडिया इन द पोयम, मतलब कि कह रहा है हाउ डज इट हेल्प्स, ये मतलब ये जो रिदम है वो ये पोयम को किस तरीका से हेल्प करता है लेने में और बनाने में, जो भी आइडियाज है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आंसर में क्या बोला जा रहा है। आंसर में ये बोला जा रहा है, द रिदम स्कीम ऑफ द पोयम इज A B C B ठीक है, ये रिदम स्कीम इसका है। दिस रिदम स्कीम हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द कंस्ट्रक्टिंग आइडिया ऑफ फायर एंड आइस। तो ये जो रिदम है वो क्या कर रहा है, फायर एंड आइस का जो कंस्ट्रक्ट करने का, फायर एंड आइस को जिस तरीका से हम लोग बना रहे हैं, जिस तरीका से हम लोग रख रहे हैं पोयम में, उसको बनाने के लिए ये जो रिदम है वो हमारा काम करता है, ठीक है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, द पोएट मेंशन दैट बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबली एंड ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब कह रहा है कि पोएट ने जो दो फायर एंड आइस को जो यहाँ पे रखा है पोयम में, जो डेफिनेटली जो श्योर है कि वर्ल्ड को एंड कर देगा। मतलब जिस तरीका से इस दुनिया में लोगों का लोभ, लालच, घृणा और दूसरों को कष्ट देना या फिर इनसेंसिटिव हो जाने का जो काम चल रहा है वो दुनिया को डेफिनेटली एक दिन पूरी तरीका से खत्म कर देगा। ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, मतलब कि उन्होंने बताया है कि फायर डिजायर, मतलब उन्होंने बताया ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि फायर को डिजायर के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, इच्छाओं के रूप में यहाँ पर, और लालच के रूप में इस पोयम में रिप्रेजेंट किया गया है। एंड कैन देयरफॉर बी अ काउज ऑफ एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो लालच जो है और जो इच्छाएं हैं वो डेफिनेटली दुनिया को एक दिन खत्म कर देगी। जैसे कि यहाँ पर रुक करके मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। जैसे गांधी जी का कहना है, जो हमारे महान, जो हमारे राष्ट्र पिता है महात्मा गांधी जी, उनके द्वारा कहा गया है कि अगर नीड के लिए बोलो तो इस दुनिया में इतना चीज है, पृथ्वी में हम लोग के पास में इतना है कि हम लोग 7 जन्म भी ले ले तो खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग ग्रीड को लेकर के चलेंगे तो ऐसी कितनी भी पृथ्वी हमारे पास में रहेगी तो भी हमारा जो लालच वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। फ्रोस्ट ऑल्सो मेंशन आइस इन बिटवीन to symbolize that the coldness and differences towards one another will be enough to end the world। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो फ्रोस्ट, जो हमारे पोएट हैं, उन्होंने आइस को इस तरह से मेंशन किया है कि जो घृणा है, वो घृणा जो है हमारे अंदर में, एक मनुष्य के अंदर में जो घृणा नाम की चीज होती है, जो क्रुएलिटी है, जो एक दूसरे को मतलब कि पत्थर दिल हो जाना, जिसको अगर हम लोग बोलेंगे एक तरह से, मतलब किसी के लिए, किसी के मन में किसी तरह कोई भाव ही नहीं होना, सिर्फ अपने लिए, मतलब सेल्फिश होकर काम करना, इस तरह का जो भाव है वो भी दुनिया को एक दिन पूरी तरीका से खत्म कर देगा। इन द सेकेंड स्टेंजा, मतलब कि दूसरे पोएम में ही सेज दैट, उन्होंने कहा है, ही नोस टू इनफ हेट इन द वर्ल्ड। वो दुनिया में जितनी भी नफरत की चीजें चल रही है उसको पोएट ने देखा है। टू बी श्योर दैट इवन डिस्ट्रक्शन थ्रू आइस। तो कह सकते हैं हम कि जिस तरीका से लोग एक दूसरे से हेट कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि दुनिया एक दिन खत्म हो ही जाएगी, दुनिया का विनाश एक दिन नफरत से हो ही जाएगा, जिसको क्या है हम लोग आइस के रूप में यहाँ पर बता रहे हैं। वुड बी सफिशियंट टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो हमारा जो आइस है, जो हमारा घृणा है, जिसको हम लोग घृणा या फिर हम लोग
किसी के लिए घृणा बोल दे या फिर हेट बोल दे, वो जो चीजें हमारे बीच में, जो हमारे सोसाइटी में चल रही है, वो इसी तरह से चलती रही तो एक दिन दुनिया डेफिनेटली खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताना। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेरी करनी है या फिर कोई सजेशन देना है या फिर कुछ बातें बोलनी है तो आप इस ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो का या फिर इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आप लोगों को मिल रहा है, सारे वीडियोस का जो पीपीटी है वो इस फेसबुक आईडी पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। वहां से आप लोग डाउनलोड करके आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अ कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल, बहुत ही प्यारा कॉट है यहाँ पर। कहने का मतलब है कि एक कैंडल अगर दूसरे कैंडल को अगर रोशनी देती है और जलाती है तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। उसी तरह एक दूसरे की मदद करने से एक दूसरे का कुछ भी नहीं जाएगा। एक दूसरे का मदद करते रहिए। बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रांग। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अर्थ को स्वस्थ रखें। तो इसीलिए हम लोग को अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर हम लोग अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखेंगे तो हमारा पृथ्वी साफ सुथरा रहेगा, और हमारा पृथ्वी साफ सुथरा रहेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। पृथ्वी स्वस्थ तो हम स्वस्थ। चलो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।